वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रुक्मणी प्रकाशन की बुक से सोशल साइंस के लिए, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 7 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 6 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे अधिक कंपटीशन आपका 6 to 8 में रहने वाला है, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर ए। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ था देवताओं का प्रिय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग में। तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण में किया गया था। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में हुई थी। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों वह तकनीक का नाम हो जाएगा मोमलोपी ढलाई, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने हेतु मोमलोपी ढलाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निरंजना नदी को अब फल्गु के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद से बुद्ध कहलाए थे। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा इल्तुतमिश, फिर इसके बाद हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर इसके बाद हो जाएगा शेरशाह सूरी और लास्ट में हो जाएगा अकबर। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक था। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश। गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की, ऑप्शन नंबर सी। रजिया बेगम प्रथम महिला थी जिसने शासक की बागडोर संभाली थी। अगला प्रश्न है 79 नंबर, डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो दोस्तों वह था पांड्य वंश, ऑप्शन नंबर ए। पांड्य ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरै था। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से
इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। सन 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में हुई प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की थी। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में आरडीआर मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों वह अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, जिसका शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट का। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में आपका बुर्बो वंश का शासन था, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश के लुई 16वें के समय फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था लेनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसरी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में निकाला था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी ग्राम स्वराज तथा हिंद स्वराज। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के लिए आरोप के मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो दोस्तों वह थे बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी। बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वसंत विषुव होता है? वसंत विषुव होता है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो दोस्तों जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 तथा 3। बारालाचा और शिवकिला उत्तर प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है। बारालाचा और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थांगला, नीति पास तथा लीपू लेक हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है। थांगला, नीति पास, लीपू लेक दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जबकि जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी।
जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर ए, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है पानी की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है। मई जून के महीने में उत्तरी भारत में लू का प्रकोप ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? सबसे ऊंचा भारतीय शिखर हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। कंचनजंगा चोटी जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम का। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा था। 21 जनवरी 1971 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग अलग राज्य बनाया गया था। सिक्किम को 1975 में संरक्षित राज्य और फिर पूर्ण राज्य बनाया गया था। गारो पहाड़ी जो कि मेघालय में स्थित है, मीरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जबकि डालमा पहाड़ी झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरियार नेशनल पार्क डैश में है? पेरियार नेशनल पार्क स्थित है केरल में, जबकि नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है, तंसा अभयारण्य महाराष्ट्र में है, पांचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, चिल्का अभयारण्य ओडिशा में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क डैश में है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। जबकि किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में, रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, भगवान महावीर पार्क गोवा में है, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पैथन जो कि जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो जापान की मदद से पूरा किया गया है, डैश नदी पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पैथन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है, गोदावरी नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? भारत का पहला कैशलेस द्वीप है करंग द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मणिपुर में करंग को देश का पहला कैशलेस द्वीप घोषित किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 मई को। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और तिब्बत के बीच। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में चोमुलंगमा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल के हिसाब से कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन झील को बड़े आकार की वजह से सागर कहा जाता है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्फोट यानी कि फटना। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का प्रस्फोट यानी कि फटना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो दोस्तों वह स्थान हो जाएगा थार मरुस्थल का, ऑप्शन नंबर सी। भारत में थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी हो जाएगी मस्कट, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओमान की राजधानी मस्कट है। मॉस्को रूस की राजधानी है। माले मालदीव की राजधानी है। मनामा बहरीन की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 टाइम जोन में। विश्व को 24 प्रमुख काल क्षेत्र यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है। रूस में 11 टाइम जोन है, ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है, भारत में 1 टाइम जोन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है राज्य के नीति निषेध तत्वों पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिबद्ध न्याय तंत्र भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। भारत का संविधान न तो संघीय है और न ही एकात्मक। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने के विचार किस देश से प्रेरित थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। अगला प्रश्न है, डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था? 1949 में भारत का हिस्सा बना था मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर 1949 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना था। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, राजधानी है इम्फाल, और इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया गया था एम एन रॉय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21 का ए से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन नंबर सी। दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के भाग 4 में
भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेधक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में नया राज्य बनाया गया था। 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। भाषाई आयोग एस.के. धर की अध्यक्षता में 1948 ईस्वी में बनाया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4 का संबंध राज्य का नीति निषेधक तत्वों से है और अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। तो दोस्तों वह भाग हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक का भाग 4 से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अधिगृहित किया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, समान न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां किया गया है। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है उद्देशिका में, यानी कि प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख उद्देशिका में भारतीय संविधान में किया गया है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कमजोर वर्गों के प्रति सरकार विशेष रक्षापाई करेगी। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी में। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। निवेश के द्वारा संसाधनों के दोहन होता है और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 136 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है। आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो दोस्तों वह विभाग का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ भारत की जीडीपी की गणना करता है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को डैश कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी विनिवेश। सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को विनिवेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? वाणिज्य बैंक नहीं है सिडबी। ऑप्शन नंबर ए। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में एक वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के तहत विनिर्माण कार्य किया जाता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 144 नंबर, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय नीति सुधार। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम राजकोषीय नीति सुधार था। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 145 नंबर, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? निवेश का उदाहरण नहीं है सेविंग बैंक खाते में रखा धन। ऑप्शन नंबर बी। विकल्प के अनुसार निवेश का उदाहरण सेविंग बैंक खाते में रखा धन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आरबीआई बैंकों को नकदी और संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने का आदेश देता है। यह डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैधानिक तरलता अनुपात। आरबीआई बैंकों को नकदी और संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने को आदेश देता है। यह वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 148 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौथी पंचवर्षीय योजना। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, जिसका कार्यकाल था 1969 से 74 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति असफलता तथा विदेशी मुद्रा भंडार के संकट। यह तीनों समस्या पर 1991 के आर्थिक सुधारों में ध्यान दिया गया था।